फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार आप सभी के सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है जिसका नाम है EAN रूल। ठीक है, कहता है EAN रूल होता क्या है उसको समझेंगे। तो पहला बात ये माइंड सेटअप कर लो कि EAN रूल एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी। ये किसके बारे में बताएगा? मुझे स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। कैसे स्टेबिलिटी होगा तो वो बताते हैं। यहाँ क्या होता है कि EAN रूल में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम या फिर कोई सेंट्रल मेटल आयन होता है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है फ्रॉम नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस से। ये जो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे रहेगा या कोई सेंट्रल मेटल आयन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिसीव फ्रॉम लिगैंड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कहाँ से करता है, गलती लिखा गया था। लिगैंड उसको बोलते हैं जो केमिकल स्पीसीज डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लिगैंड को हम लोग लुईस बेस भी बोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लुईस बेस का फंक्शन भी यही होता है, वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है लिगैंड से, और लिगैंड का मतलब हो गया जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। और ये जब इलेक्ट्रॉन रिसीव तब तक करते रहेगा अनटिल, तब तक ये करते रहेगा जब तक कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो लिगैंड से तब तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मांगते रहेगा, जब तक कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस की तरह ना हो जाए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दो चार एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो हम बात किया आयरन के बारे में, बात किया कोबाल्ट के बारे में बात करेंगे, या निकल के बारे में बात करेंगे, या कॉपर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम सभी के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ 26 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 27, यहाँ 28, यहाँ 29। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आयरन को भी सर्किल कर रहे हैं, तो आयरन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 26 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे इसके सामने नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टन होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना होगा, 36 होगा। तो यानी कहने का मतलब है यह आयरन जो है यह क्रिप्टन से कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेना चाहेगा। तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी क्रिप्टन तक पहुँचने के लिए यह आयरन किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, लिगैंड से। किसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है। लिगैंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलने वाला है, लिगैंड से मिलने वाला है। और जब ये लिगैंड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अब बताओ, तो ये लिगैंड से कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 5 लोन पेयर। तो क्योंकि 5 × 2 इक्वल टू हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 26 और 10 36 हो गया 36। यानी कहने का मतलब है यह आयरन की कोई भी ऐसा लिगैंड उससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। और कितना लोन पेयर लेना चाहेगा, 5 लोन पेयर लेगा। और जब 5 लोन पेयर ले लेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। एक बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो डिफिनेशन से आप लोग समझ गए कि EAN रूल होता क्या है। तो EAN जो कंसेप्ट है वो स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताता है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, EAN रूल बताता है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिगैंड से तब तक इलेक्ट्रॉन खींचेगा जब तक कि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस की तरह ना हो जाए। एक बात और, 4 3D सीरीज, अगर कोई 3D सीरीज में है
तो उसका EN का नंबर कितना हो जाएगा, EN वैल्यू कितना हो जाएगा 36। अगर कोई 4D सीरीज में है तो उसके EN का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। उसी तरह से कोई 5D सीरीज में है तो EN का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब ये पता चल गया कि कोई कंपाउंड, इफ कंपाउंड फॉलो EN रूल, इफ कंपाउंड फॉलो EN रूल, if compound follow EN rule, then its EAN value is 36, 54, 86। क्लियर है मेरा बात, आ रहा है समझ में। और 3D सीरीज रहेगा तो उसके लिए कितना EN का वैल्यू होना चाहिए 36। 4D सीरीज रहेगा तो 54 एंड 5D सीरीज रहेगा तो 86। तो आप बता सकते हैं आयरन कौन सी सीरीज में आता है, 3D सीरीज में आता है, यानी इसमें 3D आता है। आयरन में 3D आता है ना भाई, कॉपर में भी 3D आता है, जिंक में भी 3D आता है। ये सब 3D सीरीज का मेंबर हो गया। प्लैटिनम 5D सीरीज का मेंबर है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल दे लेते हैं इसके बारे में। चलो तो कहने का मतलब है आयरन, अगर हम यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप ले लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप का दो बातें कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। एक तो बताएंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। दूसरा बात कि कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में क्या है कि इट ऑलवेज फॉलो EN रूल, इट ऑलवेज फॉलो EN रूल। और एक कार्बोनाइल ग्रुप कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हमको कितने कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे लेने की आवश्यकता है 5। कंपाउंड क्या बना हमारा FeCO5। इसी तरह से सेम एज अगर हमको Na बनाना हो और यहाँ भी हमारा कार्बोनाइल ही ग्रुप रहेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा आप आपको बता सकते हैं, निकल का 28 और एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 दूना 8। कंपाउंड क्या बना भाई NiCO4। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह 36। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आ रहा है समझ में, वेरी गुड। क्या EN रूल का निकालने का कोई फार्मूला भी है? बिल्कुल है फार्मूला। अब मैं आप लोगों को फार्मूला एक दे रहा हूँ, उस फार्मूला से आप लोग इसको बनाएंगे। तो EN का फार्मूला एकदम बड़े से अच्छे लेटर में, आपको बड़े लेटर में लिख रहा हूँ, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चे के माइंड में आ रहा सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बड़ा टर्म नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। अगर कोई अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। चलो देखिए कैसे फॉलो करता है इस फार्मूला से, कैसे हमारा EN रूल फॉलो हो रहा है देखिएगा। K4 FeCN6, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल लूँगा K3 FeCN6। 2 एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। चलो 4 सैंपल निकाल लेते हैं। सच कितना इस पर चार्ज है, Fe पे कितना चार्ज है उसको निकाल लीजिए। तो Fe पे चार्ज हो गया, तो पोटासियम पे 1 चार्ज, 4 पोटासियम 4 प्लस, 1 CN पे 1 माइनस, 6 CN पे 6 माइनस। चार्ज क्योंकि ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो Fe पे इक्वल कितना हो जाएगा, चार्ज +2 आ जाएगा, क्योंकि -2 इधर जाएगा तो +2 में हो जाएगा। 1 पोटासियम पे 1 चार्ज, 3 पोटासियम पे 3 चार्ज। फिर Fe 1 आयरन पे 1 माइनस, 6 आयरन कहते हैं 1 साइनाइड पे 1 माइनस, 6 साइनाइड पे 6 माइनस, क्योंकि इस पर कोई ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर हो जाएगा।
Fe माइनस 3 यानी Fe पे +3। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो। Z क्या होता है, तो Fe के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, यहाँ भी 26 होगा, तो यहाँ भी 26 ही होगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखिए, तो En निकलेगा, यहाँ से फॉर्मूला से निकल जाएगा En, तो 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या बोले थे अभी हम आपको, ये हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी, जितना सेंट्रल मेटल एटम के बगल में जो केमिकल स्पेसिस आपको दिखेगा वो केमिकल स्पेसिस क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यानी इसी को बोलते हैं हम लोग लिगैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं, 6, यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो 2 इंटू 6 हो गया, तो यहाँ पे आ गया टोटल, हम डायरेक्ट कर दे 26 प्लस 12 36। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आइए, En Z 26 चार्ज माइनस 3 प्लस 2 इंटू, यहाँ भी 6 ही हुआ है, तो 23 प्लस 12 35। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंसेस क्या है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो कर रहा है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर है कि जरूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। क्लियर है। चलिए, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ईएन को फॉलो कर रहा है वो मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू ईएन रूल, अकॉर्डिंग टू ईएन रूल। अब एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं, अगर कभी क्वेश्चंस आ जाए कि हमें लोन पेयर ऑफ, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हायर नोबल गैस माइनस एन। चलो यहाँ रखिए, ये भी 36 है और इसका नोबल गैस भी 36, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 36 तो रहेगा ही, क्रिप्टन के जैसा करना चाहेगा तो 36 तो होगा, लेकिन आने वाला वैल्यू En कितना है, 35। तो एक बात तो आप लोगों को समझ में कुछ आया होगा कि जो कंपाउंड En रूल को फॉलो कर रहा है वो आपका क्या हो गया, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है उसे हम लोग बोलते हैं डाई मैग्नेटिक। यानी जो कंपाउंड En रूल को फॉलो कर रहा है वो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा, समझ गए ना। यानी वो क्या होगा, उसमें कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा, वो पूरी तरह से डाई मैग्नेटिक होगा। लेकिन जो कंपाउंड En रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कंपाउंड En रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और वो कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा, पारा मैग्नेटिक की तरह। तो आपको दो कंसेप्ट हमने बताया, एक तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, कहाँ से, En रूल से निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। लास्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को अब बताना है कि कंपाउंड क्या रियली में En रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब आप लोग से भी जानेंगे कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, देखिए तो CONH3 3+। कंपाउंड क्या है, ये बात जान लो कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो डायरेक्ट CO पे कितना चार्ज आया, 3+। CO के पास पहले से चार्ज कितना था, 27 में तो 3 गया, 24 इलेक्ट्रॉन है। और एक हम भी आपको बताए थे कि एक NH3 है क्या, यहाँ पे NH3 इज लिगैंड। लिगैंड करता क्या है, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भाई मेरे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना NH3 है, 6, यानी 6 इंटू 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन। 24 12 क्या हो गया, 36। यानी इसका मतलब ये फॉलो कर रहा हो, देखो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या यहाँ है ऐसा, यानी CONH3 6 2 3+ फॉलो EN रूल, फॉलो EN रूल। आ रहा है बात समझ में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।